बादशाह को ना तो शिकार का शौक था और ना ही घूमने फिरने का। उसे तो बस खेलों के मुकाबले बहुत पसंद थे। वो एक सादगी पसंद हुक्मरान था। साल के 12 महीने अपनी राया की फलाह बहबूद के कामों में लगा रहता। उसके वजीर भी बहुत अक्लमंद और वफादार थे। अपने बादशाह की नेक खसलत तबीयत की वजह से वो लोग उसकी बहुत कदर करते थे और दिल से चाहते थे कि बादशाह के अच्छे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि अवाम खुशहाल रहें। अवाम खुशहाल हों तो मुल्क भी बहुत तरक्की करता है। जब मौसम बहार शुरू होता था तो उसके पहले 7 दिनों में लोग जश्न मनाते थे। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा था और अब तो उसने एक त्योहार की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इन 7 दिनों में मुल्क के सारे लोग अपने काम काज छोड़कर बस खुशियों में ही मनाते थे। घरों में तरह तरह के पकवान पकते, नए कपड़े जेब तन किए जाते, तमाम अजीज व अकराब एक दूसरे को घरों पर जाते। बादशाह को भी इस जश्न का शिद्दत से इंतजार रहता था। उसने सुन रखा था कि इस तरह के हब्शों पर दूसरे मुल्कों के बादशाह कैदियों को शेरों से लड़वाते थे। अगर कैदी ने शेर को शिकस्त दे दी तो उसको आजाद कर दिया जाता था, वरना शेर उसको अपना नवाला बना लेता। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी कैदी ने शेर को शिकस्त दी हो। बादशाह को इस किस्म का खेल तमाशों से सख्त नफरत थी। वो निहायत रहम दिल था और इंसानों की कदर कीमत जानता था। उसका ख्याल था कि अल्लाह ने जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है तो इंसान को अपने अच्छे कामों से उसका सबूत भी देना चाहिए और दूसरे इंसानों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इस जश्न का बादशाह इसलिए इंतजार करता था कि उसके दौरान महल के सामने एक बहुत बड़े मैदान में खेलों के मुकाबले होते थे, जिनमें लंबी छलांगे लगाने की, तीरंदाजी, नेजाबाजी, तलवारबाजी, पहलवानों की कुश्तियां, रस्साकुशी और दौड़ों के मुकाबले हुआ करते थे। इन मुकाबलों में मुल्क भर से नौजवान शिरकत करते थे। बादशाह को दौड़ों के मुकाबले बहुत अच्छे लगते थे और वो उनको ज्यादा दिलचस्पी से देखा करता था। उसको पता था कि दौड़ना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी रोजमर्रा जिंदगी में बाकायदगी से दौड़ते भागते रहना चाहिए। इसी शहर में एक बड़ाई भी रहती थी। उसका बेटा गुलफाम हर साल दौड़ों के मुकाबले में हिस्सा लेता और अव्वल आया करता था। वो निहायत खूबसूरत और अच्छे इखलाक का नौजवान था। इस दफा भी वो इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहा था क्योंकि वो हर साल इन मुकाबलों में शिरकत के लिए आया करता था, इसलिए बादशाह उसे पहचानने लगा था। उसके दौड़ने का अंदाज बादशाह को बहुत भाता था। जब वो दौड़ता था तो ये गुमान होता था जैसे कोई चीता बगैर आवाज निकाले सबक रफ्तारी से भाग रहा है। दौड़ के मुकाबलों में हालांकि बहुत से नौजवान शिरकत कर रहे थे, मगर बादशाह को उम्मीद थी कि गुलफाम पाला मार लेगा और इनाम जीत लेगा। खुदा खुदा करके खेलों के मुकाबले का दिन आया। थोड़ी देर बाद दौड़ शुरू हुई। दौड़ में शिरकत करने वाले सारे नौजवान बड़े पुरजोश थे। हर नौजवान को ये ही उम्मीद थी कि मुकाबला वो ही जीतेगा। इन नौजवानों की अक्सरियत का तल्लुक अमीर घरानों से था। वो गुलफाम से अलग थलग खड़े एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। गुलफाम को वो मुंह ही नहीं लगा रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो एक मामूली बड़ाई का बेटा है। उनकी ये सोच बहुत बुरी थी। तमाम इंसान बराबर होते हैं, अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले दौड़ में अव्वल आने वाले को एक शाही तमगा मिला करता था। इस दफा से बादशाह ने फैसला किया कि अब उस तमगे के साथ 1000 अशकियां भी इनाम में दी जाएंगी। इस ऐलान ने खिलाड़ियों का जोशो खरोश और भी बढ़ा दिया था। दौड़ इस मैदान से शुरू होती थी और खिलाड़ियों को तकरीबन 3 कोस की पुख्ता राह गुजर पर दौड़ना पड़ता था। इस पक्के रास्ते को गोलाई की शक्ल में बनवाया गया था। इस राह गुजर के रास्ते में एक दरिया भी आता था और ये दरिया के साथ साथ चलती हुई घूम कर बादशाह के महल के करीब से होती हुई उसी मैदान में इख्तिताम पजीर हो जाती थी। दौड़ शुरू होने वाली थी। पंडाल में बादशाह के साथ मलका और शहजादी भी मौजूद थी। मलका को तो इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो इस शाही फरमान की वजह से मजबूर थी जिसके मुताबिक मलका के लिए लाजमी था कि वो अवामी तकरीबात में बादशाह के साथ शरीक हो। अलबत्ता शहजादी लंबी छलांगों और तीर अंदाजी के मुकाबले शौक से देखती थी।
नकारे पर पहली ज़रब लगी, दौड़ने वाले तैयार हो गए। उनकी तादाद 10 थी। दूसरी ज़रब पर वो मजीद तैयार हो गए और तीसरी ज़रब की आवाज़ कानों में पड़ते ही सब दौड़ पड़े। तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और सब लोग शोर मचाकर दौड़ने वालों की हौसला अफजाई कर रहे थे। मैदान से चंद सौ गज की दूरी पर एक मोड़ था। लम्हा भर में सारे दौड़ने वाले नौजवान मोड़ काट कर नजरों से ओझल हो गए। अब बादशाह समेत तमाम तमाशाइयों को उनकी वापसी का इंतजार था कि कब वो घूम फिर कर वापस आए और ये पता चल सके कि अव्वल आने वाला कौन है। इन दौड़ लगाने वालों के पीछे 2 घुड़सवार भी थे जो इन लोगों की निगरानी पर मामूर थे। बादशाह ने मलका से पूछा, आपके ख्याल में इस दौड़ में कौन जीतेगा? मलका ने बड़ी सादगी से कहा, जो भी अव्वल आएगा। मलका के इस जवाब पर बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। शहजादी भी बैठी मुस्कुरा रही थी। काफी इंतजार के बाद मैदान के उस हिस्से से धूल सी उड़ती दिखाई दी जहां से दौड़ने वाले वापस आ रहे थे। बादशाह पहलू बदल कर उस तरफ नजरें जमा कर बैठ गया। सबसे आगे नीले कपड़ों में मलबूस एक नौजवान था। गुलफाम ने तो स्याह रंग का लिबास जेबतान किया हुआ था। बादशाह को मायूसी हुई। थोड़ी देर बाद दौड़ खत्म हो गई मगर बादशाह को गुलफाम नजर नहीं आया। वो उनमें था ही नहीं। तमाशाइयों ने जीतने वाले नौजवान को शाबाश देने के लिए तालियां बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लिया था। बादशाह की नजरें गुलफाम को ढूंढ रही थीं। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि गुलफाम इन नौजवानों में मौजूद नहीं है तो उसने बराबर में बैठे हुए अपने वजीर से कहा, वजीर बात तदबीर, हमें वो नौजवान नजर नहीं आ रहा जो गुज़िश्ता कई सालों से इन दौड़ों में अव्वल आ रहा था। वो कहाँ रह गया है, जरा मालूम तो कीजिए। वजीर ने उसी वक्त दोनों घोड़ों सवारों को तलब कर लिया और गुलफाम की बाबत मालूम की। एक घुड़सवार ने हाथ बांध कर कहा, जनाब हम उन दौड़ने वालों के पीछे पीछे जा रहे थे। मोड़ काटते ही दरिया शुरू हो गया था। अभी हम दरिया के साथ साथ कुछ दूर ही गए थे कि हमने दरिया के किनारे खड़ी एक औरत को चीखते चलाते हुए देखा। उसका कमसन बेटा दरिया में गिर पड़ा था और डुबकियां खा रहा था। उसकी चीखों की आवाज सुनकर इन नौजवानों में वो नौजवान जो सबसे आगे था वो रुक गया और फिर जल्दी से उस औरत के पास पहुंचा। इस डूबते हुए बच्चे को उन सब ने देखा था मगर किसी ने भी रुककर उस औरत की मदद करने की जहमत दोबारा नहीं की। उन्हें यह खदशा था कि अगर वो रुके तो मुकाबले में हार जाएंगे। घुड़सवार नगरान की ये बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर गम और गुस्से का आसार नमूदार हो गए। वो तमाम नौजवान जिन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लिया था शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। बादशाह ने एक कहर आलूद नजर उन पर डाली और बोला, हमें ये सुनकर सख्त अफसोस हुआ है। एक इंसानी जिंदगी के मुकाबले में इस दौड़ के मुकाबले की क्या हैसियत थी। तुम सब लोगों को तो यही चाहिए था कि मिलकर उस औरत की मदद को पहुंचते जिसका बच्चा दरिया में डूब रहा था। हम इस मुकाबले को मंसूख करते हैं क्योंकि इसका एक खिलाड़ी इसमें शिरकत नहीं कर सका था, जबकि कानून ये कहता है कि दौड़ने वालों की तादाद 10 होना चाहिए, ना कि एक कम ना एक ज्यादा। ये सुनकर जीतने वाले नौजवान का चेहरा लटक गया। उसे तो इनाम मिलने का पूरा यकीन हो गया था। वो हालांकि एक अमीर कबीर सौदागर का बेटा था मगर उसके बावजूद उसको इनाम ना मिलने का अफसोस हो रहा था। बादशाह ने मजीद कहा, अब यही मुकाबला कल दोबारा होगा जब दौड़ने वालों की तादाद पूरी हो जाएगी। फिर बादशाह ने वजीर से कहा, हमें मालूम करके बताया जाए कि अब डूबने वाले बच्चे का क्या हाल है और हमारा वो बहादुर और इंसान दोस्त खिलाड़ी कहाँ है। मलका और शहजादी भी इस वाक़े को सुनकर सोच में पड़ गई थी। उन्हें डूबने वाले बच्चे की फिक्र थी। वो दोनों इस नौजवान पर भी आफरीन भेज रही थी जिसने दौड़ के मुकाबले से तो दस्तरबरदारी का फैसला कर लिया था मगर एक मुसीबत ज़दा माँ और उसके बच्चे की मदद को पहुंच गया था। वजीर उठा ही था कि किसी को इस वाक़े की तफसील मालूम करने के लिए भेजे कि अचानक सब ने सामने से आते हुए गुलफाम को देख लिया। वहां पर बैठे हुए तमाम तमाशाइयों को भी इस वाक़े का पता चल गया था। उन्होंने गुलफाम को देखा तो सब अपनी जगह पर खड़े हो गए और तालियां बजा बजा कर गुलफाम का इस्तकबाल किया। गुलफाम करीब आया तो उसका पूरा जिस्म पानी में शराबोर था। उसने झुककर बादशाह और मलका को ताजीम दी। बादशाह ने उठकर उसके शाने पर थपकी दी और पूछा, नौजवान क्या वाकया पेश आ गया था? हमें पता चला है कि तुम किसी डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए गए थे।
گلفام نے ادب سے کہا، ایک عورت دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، اس کا بچہ اس کے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ بچہ دریا میں گر گیا، وہ چیخنے چلانے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب ہم لوگ وہاں سے دوڑتے ہوئے نکل رہے تھے۔ میں نے جب اس عورت کی چیخیں سنی تو اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ نوجوان، تم کام کیا کرتے ہو؟ بادشاہ نے اچانک پوچھا۔ گلفام نے کہا، عالم پناہ، میرا باپ ایک بڑائی ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، میں بھی اس کے ساتھ دکان پر بیٹھ جاتا ہوں اور اس کی مدد کرتا ہوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر کچھ سوچنے لگا۔ تمہارے مالی حالات کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کا سوال سن کر گلفام کو جھنجھکا، آس پاس کھڑے لوگوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے پھر کہا، جانتے ہو اگر تم اس دوڑ میں جیت جاتے تو تمہیں 1000 اشرفیاں انعام میں ملتی۔ جی جہاں پناہ، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میری دلی خواہش تھی کہ میں یہ مقابلہ جیت کر انعام حاصل کر لوں۔ اس انعام سے ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی، پھر بھی تم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، مقابلہ چھوڑ کر بچے کو بچانے کے لیے چلے گئے۔ بادشاہ نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ گلفام اپنی پیشانی پر آئے ہوئے لمبے لمبے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، جہاں پناہ، ایک ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانا اس انعام سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ روپیہ پیسہ تو آنے جانے شے ہے، انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ میں اگر جیت بھی جاتا تو مجھے اتنی خوشی ہرگز نہ ہوتی جتنی اس ماں کی خوشی دیکھ کر ہوئی تھی جب میں نے بچے کو دریا سے نکال کر اس کی گود میں دیا تھا۔ یہ خوشی میرے لیے انعام کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی ہے۔ گلفام کی باتیں سن کر بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہماری رعایا میں تم جیسے نیک اور اپنے دل میں دوسروں کا درد رکھنے والے نوجوان بھی موجود ہیں۔ پھر اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر اسے انعام میں دیا اور وزیر سے بولا، ہم اس نوجوان کو رہنے کے لیے ایک حویلی دیتے ہیں، اس کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ دوبارہ گلفام سے مخاطب ہوا، اب تم گھر جاؤ اور تیاری کرو، کل پھر اسی جگہ دوڑ کا مقابلہ دوبارہ ہوگا۔ گلفام نے بادشاہ کا جھک کر شکریہ ادا کیا اور خوش خوش گھر چلا گیا۔ اگلے روز پھر تمام لوگ اسی میدان میں موجود تھے۔ گلفام کی کہانی ہر ایک کو پتہ چل گئی تھی۔ اچھے اور نیک کام کرنے والوں کی سب عزت کرتے ہیں۔ وہ لوگ دوڑ کا مقابلہ دیکھنے سے زیادہ گلفام کی ایک جھلک دیکھنے آئے تھے۔ آج تماشائیوں میں گلفام کے ماں باپ بھی تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ میدان میں آیا تو ایک بار پھر سب نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ دوڑ شروع ہوئی اور جب اس کا اختتام ہوا، گلفام جیت گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے تمغہ اور 1000 اشرفیاں انعام دیا اور گلفام اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش خوش گھر چلا گیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وزیر نے ایک عظیم الشان حویلی بھی اس کے حوالے کر دی تھی۔ اب ان کے بہت اچھے دن آ گئے تھے اور پھر وہ سب ہنسی ہنسی خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی یہ کہانی۔ امید ہے آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ایسی مزید کہانی والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔